नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूं और इसी सीरीज में आज मैं आपके सामने भारत का आर्थिक सर्वेक्षण लेकर आया हूं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो या CGPSC का। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पूरा इकोनॉमिक सर्वे का जो इंपॉर्टेंट जो डाटा है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो सारा चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह जो टॉपिक है हमारे वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से हम देखते ही देखते हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट का हो। इसके साथ ही साथ ये CGPSC के मुख्य परीक्षा से भी संबंधित है। मुख्य परीक्षा यदि आप पेपर 5 को देखते हैं तो पेपर 5 के पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, इन दोनों में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो ज्योग्राफी में हो। ज्योग्राफी में भी हम देखेंगे, जैसे लिंगानुपात की बात करते हैं तो भाग 2 पेपर 5 के भाग 2 में देखते हैं हम उसको। साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, चाहे वो GDP वृद्धि दर हो या किसी भी प्रकार का जो आर्थिक रूप से जो आंकड़े हम देखते हैं, वो सारा का सारा हम पेपर 5 में देखते हैं और ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम इसमें देखेंगे चर्चा में क्यों आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, विभिन्न क्षेत्रों का GDP वृद्धि दर, विभिन्न क्षेत्रों का GDP में हिस्सेदारी, प्रति व्यक्ति आय, राजकोषीय घाटा, और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर को भी देखेंगे और अंत में हम एक क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन का आप जरूर जवाब दीजिएगा। चर्चा में क्यों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 29 जनवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये इसीलिए चर्चा के विषय में हम इसको देखते हैं, चाहे वो UPSC से संबंधित हो या किसी भी प्रकार के एग्जाम से संबंधित हो। ठीक, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 29 जनवरी को संसद के बजट सत्र, यदि हम बजट सत्र की बात करते हैं तो ये 28 जनवरी से प्रारंभ होता है और 2 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बजट सत्र को भी आप याद रखिएगा, कम से कम इसमें 30 बैठक होना प्रस्तावित है और 1 फरवरी को हम बजट को भी देखें। हालांकि हम इस वीडियो में बजट को नहीं देखेंगे, केवल इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे ये हर बार बजट से पहले ही आता है, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना हो। पिछले साल की यदि हम बात करते हैं तो एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। इस बार हम देख रहे हैं तो 29 जनवरी को पेश किया गया और 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है। ठीक, तो ये थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिला है। चलिए, अब हम यहाँ पे जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। तो यदि आप सिंपल शब्दों में समझेंगे तो क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, तो पिछला जो बीत गया वित्तीय वर्ष है उसका आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट में भी हम सामान्यतः ऐसे ही पढ़ते हैं कि बजट क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। लेकिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे में अंतर इतना होता है कि बजट आने वाले एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, जहां यह देखा जाता है कि सरकार के द्वारा कितना आय सृजन किया जाएगा या कितना व्यय किया जाएगा। इसी प्रकार इकोनॉमिक सर्वे हम ये देखते हैं कि जो पिछला जो बजट था, ठीक है, तो उस बजट में सरकार के द्वारा जो लक्ष्य तय किए थे वो लक्ष्य हमें प्राप्त होता है कि नहीं होता है, तो उन्हीं से संबंधित चीजों को हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक, आप देख सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट है जो प्रमुख रूप से आर्थिक चुनौतियों का अनुमान लगाती है और उनके संभावित समाधान भी प्रस्तुत करती है। ठीक, तो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ साथ देखिए, हम यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में ये भी देखते हैं कि 2047 तक हमारा जो देश है वो किस तरह से विकसित देश बन पाएगा। तो ये सारा चीजें हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी देखते हैं। तो ये सारा का सारा चीज हम इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं। किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। अब बनाया किसके द्वारा जाता है, तो देखेंगे ये आर्थिक मामलों के विभाग, यदि हम वित्त मंत्रालय की बात करते हैं, ठीक है, वित्त मंत्रालय की बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय के अधीन 5-6 विभाग हम देखते हैं प्रमुख रूप से। उन विभागों में से एक प्रमुख विभाग है आर्थिक मामलों के विभाग और यह विभाग भी 5-6 भाग में बढ़ती है प्रमुख रूप से। इसके अंतर्गत आर्थिक प्रभाग है, ध्यान रखेंगे, विभाग के अंतर्गत आर्थिक प्रभाग। तो इसी आर्थिक प्रभाग के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है। लेकिन इसमें जो मुख्य रोल होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार का होता है। और वर्तमान में हम यदि हम बात करते हैं
मुख्य आर्थिक सलाहकार का तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। ठीक, तो मैंने आपको बताया क्या है, किसके द्वारा पेश किया जाता है, किसके द्वारा निर्माण किया जाता है। तो ये पहला आर्थिक सर्वेक्षण की यदि हम बात करते हैं तो 1950-51 में पेश किया गया था। ठीक, और ये 1964 तक बजट के साथ साथ लाया जाता था। 1964 के बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अलग अलग पेश किया जाने लगा। तो ये थोड़ा सा है, पहली बार कब पेश किया गया, तो 1950-51 में पेश किया गया था। ठीक, बजट के साथ कब तक पेश किया गया, तो 1964 तक बजट के साथ साथ पेश किया जाता था। उसके बाद 65 से बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं, पहले इकोनॉमिक सर्वे, जैसी बजट सत्र प्रारंभ होता है तो हम पहले इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं और उसके बाद बजट को देखते हैं। ठीक, तो ये इकोनॉमिक सर्वे क्या है। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे में हम आर्थिक या अर्थव्यवस्था संबंधित प्रमुख आंकड़ों को देखते हैं, भविष्य की चुनौतियों को देखते हैं, प्रमुख इंडिकेटरों को देखते हैं, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी प्रकार का इंडिकेटर हो, ये सारा चीजें हम इकोनॉमिक सर्वे में ही देखते हैं। ठीक, क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं कि हमने जो लक्ष्य तैयार किए थे वो लक्ष्य हम प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या भविष्य के लिए जो रणनीति बना है उस रणनीति पे हम खड़ा उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर पा रहे हैं। ये हमें इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से ही प्राप्त होता है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, आर्थिक स्थिति पर सरकार के कदम का एक विस्तृत आधिकारिक संस्करण प्रदान करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार देश की समस्याओं से निपटने की दिशा में क्या कदम उठा रही है। प्रमुख चिंताओं पर भी फोकस करता है। मैं आपको बताया, जैसे हम बात करते हैं 2018 की, तो देखिए 2018 में जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था उसमें लैंगिक समानता पर जोर दिया गया था। आपको पता होगा कि लैंगिक समानता जो है ये काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, तो इसी पर विशेष तौर पे 2018 में जोर दिया गया था। और जब भी इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसका एक कवर पेज होता है जो किसी न किसी थीम को इंगित भी करता है। ठीक है, यदि हम इस बार की इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो आप यहाँ पे इमेज के माध्यम से देखिए, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें हम किस चीज को देख रहे हैं, तो यह मुख्य रूप से ट्रेड को देख रहे हैं। ट्रेड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। व्यापार की यदि हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट को खास तौर पे देख रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो इन सब चीजों को हम इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं। और इस बार का थीम में हम इस चीजों को देख रहे हैं, जहां आपको पता होगा कि जो टैरिफ वार चल रहा था उसमें बहुत ज्यादा हम भारत जो है परेशान हुआ, और इतना भी खैर परेशानी नहीं थी, अभी अर्थव्यवस्था काफी स्टेबल है हमारा। तो इस बार बहुत ज्यादा जोर दिया गया है व्यापार पे, एक्सपोर्ट पे। ठीक, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो हर बार का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है किसी न किसी थीम पे आधारित होता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। इस बार हमारा जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी है। ये कब वित्त मंत्री बनी, तो इससे भी एक कुछ फैक्ट आप याद रख लीजिएगा कि ये 2019 में वित्त मंत्रालय का प्रभार अधिग्रहण करती है। और यहीं से यदि हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो ये जो इसका इकोनॉमिक सर्वे है ये 8वां क्रम का इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, इससे पहले जो प्रथम इसका इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो जुलाई 2019 में पहली बार इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया। अब आप बोल होंगे जुलाई में क्यों, हमेशा हम बजट सत्र के दौरान देखते हैं। जी हाँ, इस समय क्या है, चुनाव हुआ था, चुनाव होने के कारण उस समय जो फरवरी का जो बजट सत्र होता है उसमें प्रस्तुत नहीं किया गया था। उस समय अंतरिम बजट लाया गया था। अंतरिम बजट लाया जाता है जिस साल चुनाव होता है ना, उस साल अंतरिम बजट लाया जाता है। क्यों, क्योंकि आने वाला जरूरी नहीं कि वर्तमान सरकार ही रहे, तो इसलिए अंतरिम बजट पेश कर दिया जाता है। जैसे ही सरकार पूर्ण रूप से आ जाती है नया चुनाव चुनकर, ठीक है, नया चुनाव के द्वारा, तो वो मुख्य रूप से फिर बजट पेश करती है। तो इसी समय हम देखते हैं जुलाई के समय पहली बार निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, और ये वर्तमान में इनका 8वां क्रम का इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे क्यों महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा पेश किया गया था, है ना, और कुछ फैक्ट भी हम देखें, इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे देखिए जितना भी कंटेंट दिया गया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा कंटेंट को अच्छे से पढ़िएगा, हर एक स्लाइड का जो भी कंटेंट है सारा का सारा इंपॉर्टेंट आप देखिएगा। एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। ये एक पार्ट है, इसका एक पार्ट और मैं कोशिश करूंगा बनाने का, ठीक है। हालांकि इस पार्ट में मैं मेजर चीजों को कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी से यदि कुछ चीज छूट जाएगा, मुझे यदि लगता है कि वो मेंस के एग्जाम से या प्री के एग्जाम से कोई भी वनडे एग्जाम हो उससे संबंधित होता है, अगर जरूरी है तो मैं एक वीडियो और इसका बनाने वाला हूं, संभवतः मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन फिर भी से एक मेजर जो चीजें है इकोनॉमिक सर्वे का वो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आप शायद ही देखेंगे। वैसे भी देखिए इकोनॉमिक सर्वे में हम हर बार यही चीज देखते हैं कि ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, भारत का विकास दर क्या है। यदि हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। तो इसी से हमको पता चलता है कि हमारा जो इकोनॉमिक है वो आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, जीडीपी हमारा आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, ठीक है। तो यदि हम इस बार की जीडीपी वृद्धि दर की बात करते हैं तो देखिए हमारा जो जीडीपी वृद्धि दर है 7.4% है, ठीक। 2025-26 की यदि हम बात करते हैं तो वित्त वर्ष 2025-26 में हमारा जीडीपी वृद्धि दर 7.4 है, और ये बहुत अच्छी बात है। जहां पूरी दुनिया की बात करते हैं तो इस तरह से कोई भी कंट्री में हम ग्रोथ नहीं देख पाते हैं, लेकिन भारत अपना ग्रोथ जो है इस बार भी बरकरार रखा है, ठीक है। वही हम यहाँ पे जीडीपी वृद्धि दर की बात करें तो 2026-27 अगले वित्त वर्ष की हम बात करते हैं तो अगले वित्त वर्ष के लिए भी सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है कि ये 6.8 से 7.2 के बीच रहने की संभावना है। हालांकि ये सारा का सारा संभावना है, ध्यान रखिएगा। 7.4 का जो जीडीपी वृद्धि दर है ये भी एक अनुमानित ही है, ठीक। तो अनुमानित ही है, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कितना अनुमानित है, ठीक। तो याद रखेंगे 7.4, और अगले वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बात करें तो 6.8% से 7.2% है। तो ये हम समझे। आप ये सारा डेटा को याद नहीं रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, यदि आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि 2022-23 में क्या था, फिर औसत क्या है, ये सारा का सारा चीज आप एग्जाम में जरूर लिखेंगे तो आपका मार्क्स और अच्छा बनेगा। इन वित्तीय वर्षों की यदि हम बात करते हैं तो देखिए सर्वाधिक 9.2% हम 2023-24 में देखते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वर्ष सर्वाधिक रहा, तो किस वर्ष सर्वाधिक हम देखते हैं। अगर ये ऑप्शन में रहता है वित्तीय वर्ष तो इनमें से 2023-24 में सर्वाधिक रहा है 9.2%, ठीक है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। जीडीपी वृद्धि दर क्या है, तो देखिए बहुत ही सरल शब्दों में समझिएगा कि किसी भी कंट्री की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो उसकी जो भौगोलिक सीमा है, यदि हम भारत की बात करते हैं तो इस भारत की जो भौगोलिक सीमा है, ठीक है, तो इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही हम जीडीपी कहते हैं, यानी कि सकल घरेलू प्रोडक्शन, है ना, तो उत्पादन, ठीक। तो जीडीपी की बात कर लिए। वृद्धि दर तो पिछले वर्ष की से तुलना करते हैं कि पिछले वर्ष हमारा जीडीपी कितना था, इस वर्ष हमारा जीडीपी कितना है, तो दोनों को कंपेयर करके हम प्रतिशत निकालते हैं कि किस तरह से हमारा इस बार जो जीडीपी है वो बढ़ा है कि घटा है। तो यदि हम पिछले वर्ष से तुलना करते हैं तो हमारा जीडीपी जो है ये बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ा है, तो 7.4% बढ़ा है, ठीक है, बढ़ा है, ओके। देखिए तो हम यहाँ पे समझे जीडीपी क्या होता है, जीडीपी वृद्धि दर क्या है, ठीक। इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि विभिन्न जो क्षेत्र है उसका जीडीपी वृद्धि दर क्या है, ठीक है। तो एक चीज और समझिएगा कि जीडीपी वृद्धि दर क्या होता है और एक दूसरा टर्म है जीवीए। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। दोनों में अंतर ये है कि ये अंतिम जो उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, और जीवीए इसमें जो वैल्यू एडेड होता है, वैल्यू एडेड होता है का मतलब ये है कि यदि हम बात करते हैं, यदि किसी प्राइमरी सेक्टर में यदि कोई किसान के द्वारा यदि मान लीजिए गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है तो उसका जो उत्पादन के बाद यदि इस गेहूं से जो वैल्यू एडिशन होता है, चाहे इससे ब्रेड बनाए, सैंडविच बनाए या पिज्जा कुछ भी बनाए, तो जो वैल्यू एडिशन है उसको हम जीवीए के माध्यम से देखते हैं। तो गवर्नमेंट आज जीडीपी और जीवीए दोनों को ध्यान में रखकर ही इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है, और ज्यादा तार्किक जीवीए को माना जाता है कि और किसी अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए
जीवीए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर है उसका कितना जीवीए या फिर जीडीपी वृद्धि दर है। यहाँ पे हम यदि बात करते हैं तो इस चीज को समझिएगा, ये जीवीए के फॉर्म में है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यदि हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र का यदि हम जीवीए की बात करते हैं तो 3.1% है, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को ही मिलेगा। तो यदि हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र का तो कृषि क्षेत्र में 3.1% है। उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं तो उद्योग क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि को देखते हैं और सेवा क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र में हम 9.1% को देखते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यदि हम जीवीए की बात करते हैं, जीवीए की बात करते हैं तो ये हमारा है 7.3%। और वही जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी वृद्धि दर की बात करते हैं, सारा का सारा वृद्धि दर ही है। जीडीपी वृद्धि दर की बात करते हैं तो ये है 7.4%। ये फैक्ट जो मैं ग्रीन कलर में लिखा हूं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी आप देखते होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपेयर करने को भी आप देख सकते हैं, जब मेंस एग्जाम लिख रहे हैं ना तो कंपेयर करके आप बहुत ही अच्छा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये है विभिन्न क्षेत्रों का जीडीपी वृद्धि दर में क्या इनका रोल रहा है, क्या वृद्धि दर रहा है, मैं अलग से नहीं बताया हूं इसमें। जैसे खनन उत्खनन का भी है, इसको भी देख लीजिए। खनन उत्खनन को आप जरूर देखिए क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, नकारात्मक गया है वृद्धि दर, इसका -0.7 है। विनिर्माण वही 7.0% है। विद्युत गैस जल पूर्ति की बात करते हैं 2.1% है। निर्माण 7.0% है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैं इंपॉर्टेंट और भी इसका सब कैटेगरी को बताया। ठीक, कृषि, उद्योग, सेवा, जीडीपी, जीवीए याद कीजिए। इसके बाद खनन का क्या है वृद्धि दर, विनिर्माण का क्या है, बिजली गैस जलपूर्ति क्या है, निर्माण का क्या है, तो विनिर्माण निर्माण है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे विभिन्न सेक्टरों में जो वृद्धि दर है हम उसको देखें। अब यहाँ पे हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं, एक औसतन देखेंगे जो फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2020 तक का रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे। यदि हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो कहीं भी फाइनेंशियल ईयर 2016 ऐसा लिखा है, मान लीजिए फाइनेंशियल 16 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले वित्त वर्ष की बात करेंगे 2015 से 2016 का। ठीक है, तो यदि हम एवरेज की बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2020 तक की यदि हम बात करते हैं तो एवरेज यहाँ पे देखिएगा जीवीए पे है ये, तो ये 6.4 है। ठीक है, यदि हम जीवीए का औसत देखते हैं तो 6.4 है। एग्रीकल्चर का यदि हम औसत देखते हैं 4.5, इंडस्ट्री का यदि हम औसत देखते हैं तो 5.4% और सर्विस का बात करते हैं तो 7.6% है। इसको तो मैंने अभी आपको बताया, 7.3% जीवीए है हमारा, जीडीपी 7.4% है। फिर कृषि क्षेत्र में 3.1% है, इंडस्ट्री उद्योग में 6.4 और सेवा क्षेत्र में 9.1 है। वही पिछला वित्तीय वर्ष की यदि हम बात करते हैं, देखिए फाइनेंशियल ईयर 25 लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब वही हो गया 2024-2025। ठीक है, तो पिछले वर्ष की बात करते हैं वित्तीय वर्ष का तो 6.4% जीवीए है हमारा। एग्रीकल्चर हमारा 4.6% है, इंडस्ट्री 5.9% और सर्विस हमारा 7.2% है। आप इसको याद कर लीजिएगा। यदि आप कुछ नोट्स बनाते होंगे तो आप जरूर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने में आसानी हो जाता है हमें याद करने में। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। वैसे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारा जो जीडीपी वृद्धि दर है 7.4% है, या जीवीए की हम बात करते हैं तो हमारा जो जीवीए है ये 7.3% है। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि हमारा जो इकोनॉमिक है काफ़ी अच्छा स्मूथ चल रहा है और इस बार का जो ग्रोथ है ठीक ठाक रहा है। यदि हम यदि हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं तो हमारा ठीक है। तो अब देखिए भारत सरकार का यह कहना कि पिछले यदि हम बात करते हैं वित्त वर्ष का तो 1-2 वर्ष की बात करते हैं तो मान के चलिए कि पिछले 1-2 वर्ष में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हम देखे हैं। 2025 की बात करते हैं, 2026 की शुरुआत के आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हम देखे हैं। चाहे वो वार की बात हो, चाहे दो देशों के बीच का वार की बात हो, जैसे आप देखे होंगे यूक्रेन
और ठीक है, यूक्रेन और रूस के बीच देखिए, अभी हाल ही में हम ईरान और इजराइल के बीच देख रहे हैं, अमेरिका को लेकर कई देशों के बीच की कूटनीतिक संबंध को देख रहे हैं, काफी ज्यादा उथल पुथल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा जो देश है, विकसित देश है, खासतौर पे यदि हम अमेरिका की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, तो काफी ज्यादा इसमें भी कंपटीशन बना हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि भारत को लगातार यह दबाव, मतलब भारत को यह बोला जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि आप रूस से क्रूड ऑयल ना ले। तो इस तरह के बहुत सारा अनिश्चितता था, चाहे वो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ही क्यों ना हो, मुक्त व्यापार के प्रति जो भी चीजें हैं चाहे ये भी क्यों ना हो, या महत्वपूर्ण खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा हो। ठीक है, जैसे कि हम लिथियम की बात करते हैं, यूरेनियम की बात करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा हम उथल पुथल देखे हैं। तो इतना सारा अनिश्चितता के बावजूद हमारा जो देश है 7.4% का वृद्धि दर हासिल किया है। ये हमारे लिए, भारत के लिए गर्व की बात है। तो ये चीज बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये आप मेंस के एग्जाम में जरूर लिखिएगा कि हमारा यदि आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो कैसे अनिश्चितताओं के बावजूद 7.4% पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये समस्याएं थी, चुनौती थी, इन चुनौतियों के बावजूद हमारा अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा अच्छा है। और अच्छा होने के पीछे का कारण भी भारत सरकार के द्वारा बताया गया। क्या बताया गया कि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारा रिफॉर्म किया गया है। क्या रिफॉर्म किया गया, तो आप दो मेजर रिफॉर्म को देखिए, जिसमें हम श्रम कानून की बात करते हैं, जहां 29 श्रम कानून था उसे हम 4 श्रम कानून में कन्वर्ट किए, बदले हैं। और साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं, तो टैक्स रिफॉर्म में भी हम काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव मतलब काम किया गया सरकार के द्वारा। तो ये सारा सकारात्मक चीज है, जिसके द्वारा भारत का आज वर्तमान में 7.4 का जीडीपी वृद्धि दर है। ठीक है, तो ये चीजें बताया गया, डिटेल्स में और देख लीजिए। इसमें निजी निवेश में सुधार किया गया है, लॉजिस्टिक में सुधार किया गया है। तो यदि हम कैपेक्स की बात करते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी काफी सुधार किया गया है। इन्हीं सुधारों के कारण आज हम 7.4 के जीडीपी वृद्धि दर तक पहुंच पाए हैं। ठीक, श्रम कानून पे परिवर्तन किया गया है, श्रम संहिता बनाया गया है, ये हम देखे हैं। साथ ही साथ कौशल विकास किया गया है, और सरकार के द्वारा कौशल विकास के जरिए रोजगार, स्वरोजगार प्रदान किया गया है। ये चीज हम देख रहे हैं रिफॉर्म के अंतर्गत। साथ ही साथ उत्पादन कारक भी बढ़ाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो नियामक सरलीकरण किया गया, दक्षता में सुधार किया गया है, सार्वजनिक अवसंरचना पर जोर दिया गया है, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पे जोर दिया गया है। तो ये सारे के सारे तमाम उन सुधारों में आप ध्यान रखेंगे, सुधारों के तौर पे आप ध्यान रखेंगे, जिसके वजह से हमारा जीडीपी अच्छा खासा ग्रोथ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता कि जीडीपी क्या है, जीडीपी कितना प्रतिशत है, ठीक है, या जीबीए के संदर्भ में आप देखिए। उसके बाद में आपको ये बताया कि चुनौतियों के बावजूद कैसे हम इतना अच्छा जीडीपी ग्रोथ कर पाए हैं। तो ये चीजों को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमने चर्चा किया है, इसको और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। ठीक है, 3.1% हम देखे हैं, पिछला भी हम देख चुके हैं, तो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीडीपी हम ग्रोथ रेट की बात किए। ठीक है, अभी हम देखेंगे हिस्सेदारी को। ठीक है, तो जीडीपी में हमारा जो प्रमुख क्षेत्र है उसकी हिस्सेदारी क्या है, तो वृद्धि दर, हिस्सेदारी, ये दो चीज है जो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कृषि, पशुधन, वानिकी और मछली पकड़ना, मतलब ये सारा का सारा कृषि में आता है। ठीक है, कृषि, उद्योग और सेवा, तीन चीज ही देखते हैं। तो कृषि में हम पशुधन, वानिकी, मत्स्य पालन, ठीक है, मछली पकड़ना, इन सबको शामिल करते हैं। तो इसके यदि हम कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आप इसको अलग से समझिएगा। यदि हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक, हम बात कर रहे हैं हिस्सेदारी का। ठीक है, किसका कितना योगदान है, इसको योगदान के रूप में भी हम पढ़ते हैं। तो ये 15.2% है कृषि क्षेत्र का। उद्योग क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो उद्योग क्षेत्र का है 24.3%, और सेवा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो सेवा क्षेत्र का है 51.1%। ठीक, तो ये इस तरह से है, प्रतिशत में है, याद रखिएगा, 51.1%। ठीक, तो हिस्सेदारी है। इसके साथ साथ यदि हम प्रमुख सेक्टर की बात करते हैं इसके अंतर्गत कभी, तो खनन में देखिएगा, खनन उत्खनन का है 1.4, विनिर्माण का है 12.8,
विद्युत गैस जल आपूर्ति की यदि हम बात करते हैं 2.3, निर्माण की बात करते हैं तो 7.8। सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे हम विनिर्माण में देख रहे हैं। ठीक है, तो विनिर्माण में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी की हम बात करते हैं तो यदि हम उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं तो विनिर्माण का उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। ठीक, चलिए, तो ये है इंपॉर्टेंट हिस्सेदारी भी आप याद रखिए, ग्रोथ रेट का भी बात किया उसको भी याद रखिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या है इसको परिभाषित मैं नहीं कर रहा हूं, बस आप याद रखिएगा कि भारत की यदि हम वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो 2.20 प्रति व्यक्ति आय है। इससे पहले 2.05 प्रति व्यक्ति आय था। तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय भी हम किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास की यदि हम बात करते हैं तो आर्थिक विकास का भी ये एक प्रमुख इंडिकेटर है जिससे हम ये समझते हैं कि उस देश का क्या स्थिति है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक, चलिए, राजकोषीय घाटा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। राजकोषीय घाटा से हम ये देखते हैं कि हमारा जो बजट रहा घाटे का बजट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमें राजकोषीय घाटा के माध्यम से ही देखने को मिलता है। देखिए, अभी ये आप एग्जाम दिए हैं सीजीपीएससी प्री का 22 फरवरी को, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह का दिया गया था, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा या एक था प्राथमिक घाटा, ऐसे 4 कारक तत्व दिया गया था घाटे के संदर्भ में। बोला गया था कि क्रम से जमाइए। ठीक है, तो देखिए क्रम से, इसमें तो खैर 3 ही घाटा को बताया गया है। यदि सीजी का इकोनॉमिक की बात करते हैं तो उसमें 4 घाटों को वर्णन किया गया है। क्या क्या है, पहले तो आप ये समझिए, जब भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई बजट पेश किया जाता है तो ये बजट 2 रूप में होता है। यह आर्थिक सर्वेक्षण भी मतलब आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में समान रूप से ये बताया कि दोनों में हम आय और व्यय का ही लेखा जोखा देखते हैं। बजट में आने वाले वर्ष का, आर्थिक सर्वेक्षण में बीता हुआ वर्ष का, ये अंतर होता है। तो बजट या इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करते हैं तो इसमें हम आय या व्यय, ठीक है, आय मतलब इनकम की बात करते हैं और या तो हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ठीक है, इसी की हम बात करते हैं, आय या व्यय की बात करते हैं। तो आप समझिएगा ये आय और व्यय भी 2 भाग में बढ़ जाता है। अभी कौन सा 2 भाग में बढ़ता है तो इसको समझिए कि ये एक होता है राजस्व आय, ठीक, और दूसरा जो होता है पूंजीगत आय। इसी प्रकार व्यय में भी सेम 2 भाग में हम देखते हैं, राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब समझिएगा कि 3 चीज हम देख रहे थे। पहला राजकोषीय घाटा, दूसरा राजस्व घाटा और तीसरा है प्राथमिक घाटा। ठीक है, प्राथमिक घाटा। अब हम इसी को समझते हैं कि क्या होता है, इसी के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए देखिए, पहले राजस्व घाटा क्या होता है। तो यदि आपका आय 1000 रुपये है और आप व्यय कर दिए 1000 से ज्यादा, मान लेते हैं 1000, ठीक, 500 खर्च कर दिए हैं आप। ठीक, 1000 रुपये आप कमाए और 1500 रुपये आप खर्च कर दिए, तो क्या दिख रहा है, घाटा ही तो हुआ है। आप इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर किए हैं, खर्च किए हैं, तो इससे क्या होता है, घाटा ही होता है, जिसका भरपाई कभी ना कभी हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब राजस्व आय हमारा कम है, राजस्व व्यय हमारा अधिक है, तो इसको बोलते हैं घाटा। तो इसको राजस्व घाटा बोला जाता है। ठीक, तो आप समझ पाए होंगे कि राजस्व घाटा क्या होता है। दूसरा जो होता है राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा को आप कैसे समझेंगे। देखिए, यदि हम बात करते हैं कुल आय का और कुल व्यय का, ठीक है,
यदि आपका आय कम है व्यय ज्यादा है तो घाटा होगा, ठीक है। अगर आपका आय ज्यादा है व्यय कम है तो घाटा नहीं होगा, ठीक। तो हुआ है घाटा, कितना हुआ हम देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपका कुल आय, साधारण शब्दों में बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्द का यूज नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कुछ इसके देखोगे तो आप फॉर्मूला पे भी मैं नहीं जा रहा हूं, क्या क्या इसमें शामिल है क्या नहीं है, साधारण सा चीजों को मैं बता दे रहा हूं। तो आपका आय यदि ज्यादा कम है और वह ज्यादा है तो घाटा होगा, और इसी घाटा को हम लोग बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अब प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो देखिए यदि हम राजस्व घाटा में, राजकोषीय घाटा में यदि हम ब्याज को घटा देते हैं, ठीक है, यदि हम राजकोषीय घाटा में ब्याज को माइनस कर देते हैं तो हमारा बनता है प्राथमिक घाटा। अब ये क्या क्या है, कितना कितना है, अब हम इसको देखेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए होंगे ना तो प्लीज यहाँ पे आप कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, लिखिएगा यस सर समझे है जरूर, ठीक है। टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए राजकोषीय घाटा की हम बात करते हैं 2025-26 में 4.4% है, ठीक है। राजस्व घाटा की बात करें तो 1.5% और प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो 0.8% है, 0.8% है। तो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और ये हमारा प्राथमिक घाटा, तीनों घाटा को आप जरूर याद कीजिएगा। एग्जाम में पूछा गया है राजस्व घाटा को ना, कई बार पूछा है एग्जाम में कि राजकोषीय घाटा को पूछा गया है कि राजकोषीय घाटा कितना रहा है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हम देख रहे थे यहाँ पे वित्त वर्ष 2020-21 में 9.2% का राजकोषीय घाटा था, सबसे ज्यादा था। गवर्नमेंट का यह मानना है कि धीरे धीरे हमें इस घाटा को कम करना है, घाटा को आप कम करेंगे तभी आप अपने इकोनॉमिक को और ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ये चाहता है कि जितना जल्दी हो सके, जितना मतलब उनका ये कोशिश रहता है कि इस घाटा को कम किया जाए। अब इस घाटा को कम करने का तरीका क्या रहता है, तो देखिए आप सब्सिडी को कहीं ना कहीं से कैंसिल कर दिया जा रहा है, या फिर योजनाओं को, कुछ योजनाओं को बंद कर दिया जा रहा है, जहाँ पे जो योजना यदि काम की नहीं है उस योजना को हटाया जा रहा है। तो समझिएगा कि इस तरह से चीजों का उपाय कर, मतलब अभी आप देखिए मनरेगा को फिर से वीबी राम जी एक्ट में पारित किया गया, मतलब एक्ट लाया गया है, उसमें भी कुछ रिफॉर्म किया गया है। ये सारा रिफॉर्म हम ये इसी चीज के लिए देखते हैं कि कहीं ना कहीं से सरकार का घाटा जो है, राजकोषीय घाटा जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी सरकार के द्वारा सुधार किया जा रहा है। अच्छा, मैंने तो आपको सुधार के बारे में बताया, साथ ही साथ और भी देख लीजिए टेक्निकल वर्ड में गवर्नमेंट के द्वारा यह बोला गया है कि इस राजकोषीय घाटा है हम उसमें सुधार कर रहे हैं और सरकार का लक्ष्य है कि वो 3% से कम में आ जाए, ठीक है। वैसे मानक सरकार के द्वारा जो तय किया गया है 3% से कम, लेकिन यदि हम कोरोना काल की बात करते हैं तो वहां पे घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। लोक कल्याणकारी जितने भी योजनाएं थी उसको और ज्यादा बढ़ावा देगा, प्रोत्साहन दिया गया ताकि जो समाज जो है कल्याणकारी समाज बन पाए, ठीक है। तो घाटा को है 3% से नीचे लाना, ये सरकार का लक्ष्य है। लेकिन हम देख रहे हैं सुधार तो हुआ, जहां हम 9% तक घाटा देखे थे, आज वर्तमान में ये 4% तक पहुंच गया है। आने वाले समय में ये 3% से भी कम हो जाएगा। तो सुधार की हम बात करते हैं तो राजस्व में बेहतर उछाल, पूंजीगत व्यय पर निरंतर जो भी हम देखें ना, वहां पे जो हमारा इकोनॉमिक जो ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ होने के पीछे कारण है, वो कारण में यह सब शामिल है। राजकोषीय पारदर्शिता जो बेहतर बनाया गया है, इसे एक विश्वसनीय मार्ग के साथ निरंतर घाटे में कमी, ये प्रमुख उपाय है राजकोषीय घाटा को कम करने का। इसके साथ ही साथ टैक्स रिफॉर्म किया गया है, टैक्स में बढ़ोतरी भी हम देख रहे हैं। जहां डायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं 52% था कब कोरोना काल के पहले, वही अब वर्तमान में ये 59% आ गया है। तो वृद्धि हम देख रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स बढ़ोतरी हुआ है। तो इन्हीं टैक्स में बढ़ोतरी के कारण कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटा में कमी आई है। साथ ही साथ आप देखिएगा राजस्व प्राप्ति है, ये यदि हम बात करते हैं ये 2021-22 और 2024-25 दोनों में तुलनात्मक रूप से हम देख रहे हैं। जहां 2021-22 में 8.5% था, तो वही 2024-25 में 9.1% है। तो ये क्या है दोस्तों, राजस्व प्राप्ति हम यहाँ पे देख रहे हैं। जीडीपी में ग्रोथ है, पहले 8.5% था प्राप्ति, आप देखिए 9.1% है। तो मतलब ग्रोथ है ये, ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ है यहाँ पे हम देख रहे हैं। वही सकल कर राजस्व की बात करते हैं तो ये 10.8% था, वर्तमान में ये 11.5%। तो वृद्धि हुआ है। इसी प्रकार गैर कारपोरेट कर की बात करते हैं तो कर देखिए, आप टैक्स को पढ़िएगा अच्छे से ना, ये आपके मेंस के सिलेबस में दिया हुआ है। टैक्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो इसी में से एक प्रकार का टैक्स है गैर नॉन कॉर्पोरेटिव टैक्स बोलते हैं,
ठीक है, तो इसमें भी देखिए वृद्धि हुआ है, जहां 2021-22 में 2.4% था, वहीं 2024-25 में 3.3% है। आयकर रिटर्न दाखिल हुआ है, इसमें भी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, 6.9 करोड़ से आज वर्तमान में 9.2 करोड़ तक पहुंच गया। तो यह प्रमुख फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा। यही फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आप मेंस का एग्जाम दीजिए, ठीक है, या वनडे एग्जाम का दीजिए, सब में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, आजकल आप देखते होंगे कि वन लाइनर फैक्ट के तहत ना पूछकर कोर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो सकता है कोर्ट में इस तरह का स्टेटमेंट दे दे और वहां से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और भी याद रखिएगा, भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, याद रखिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूछ सकता है एग्जाम में। एक एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा भी गया था, हालांकि वो हमारा सीजी का तो नहीं है, उसमें पूछा गया था कि जो भारत है कितने देशों के साथ फ्री ट्रेड करता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितने देशों के साथ है, मुक्त व्यापार समझौता बोलते हैं हम इसको हिंदी में। तो भारत का 8 देशों के साथ, याद रखेंगे, 8 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा देश है, ठीक है, तो कौन कौन सा देश है याद रखिएगा। 2021 में सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया और मॉरिशस के बीच में, 2022 में इंडिया और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, 2022 में ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, 2024 में भारत और EFTA के बीच में, फिर 2025 में इंडिया और यूके के बीच में, 2025 में इंडिया ओमान के बीच में, फिर 2025 में ही इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में, और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो इस तरह से कुल 8 कंट्री है। इन 8 कंट्री के बीच में हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता को देखते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा और भी कोशिशें की जा रही है कि ये मुक्त व्यापार समझौता हो। तो कौन कौन सा देश है जहां पे बातें चल रही है कि मुक्त व्यापार समझौता हो। इन देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू है ना, लेकिन इन देशों के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौता लागू नहीं है। ऐसे में ये इंडिया ऑस्ट्रेलियन है। चलिए अब हम देखते हैं जीएसटी रिफॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। जीएसटी रिफॉर्म की बात करें या जीएसटी 2.0, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा माननीय मुख्य प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, 15 अगस्त 2025 को घोषणा किया था कि हम जीएसटी रिफॉर्म करेंगे और ये नेक्स्ट जेन जीएसटी कहलाएगा, जीएसटी 2.0। इसमें जो पहले जो 4 टैक्स स्लैब था, ठीक है, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28%, तो ये 4 टैक्स स्लैब था। इन 4 टैक्स स्लैब को सुधार कर 2 टैक्स स्लैब में बदला गया, 18% और 5% में, ठीक है। तो ये जीएसटी सुधार है। जीएसटी सुधार से कहीं ना कहीं हम राजकोषीय जो घाटा है उसको कम होते हुए भी देखते हैं, हम वहाँ पे पढ़े भी हैं। अब वृद्धि दर जो बढ़ने का कारण में भी एक हम जीएसटी रिफॉर्म को देखते हैं। इसके साथ ही साथ जो लग्जरियस आइटम है उसमें 40% का टैक्स लगाया गया, ये अलग से है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जीएसटी संग्रहण की बात करते हैं, जो हमारा जो कलेक्शन हुआ है कितना हुआ है। तो 2025-26 की बात करते हैं तो अप्रैल से दिसंबर के मध्य 17.4, ठीक है, ये लाख करोड़ में है, 17.4 लाख करोड़ हुआ है, ठीक है। आप बोलेंगे कि कम है, कम नहीं है, ये दिसंबर तक का डाटा है। अभी तो आपको पता होगा कि जो वित्तीय वर्ष है ये अप्रैल से मार्च तक चलता है कि नहीं, तो अभी मार्च तक का डाटा भी आया नहीं है, आएगा तो ये नेचुरली ये 22.1 लाख करोड़ से बढ़ जाएगा, ठीक है। पिछला वर्ष की हम बात करते हैं तो ये 22.1% था। तो ये जीएसटी रिफॉर्म को भी आप देख लीजिएगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि विदेशी मुद्रा भंडार का है कि कितना है। तो विदेशी मुद्रा भंडार ये व्यापार से संबंधित है, जहां हम कहीं किसी देश से इंपोर्ट कराते हैं तो इंपोर्ट कराने के बदले हम जो पैसा देते हैं, ठीक, सामान जो किसी देश से यदि हम सामान मंगाते हैं तो उसके बदले जो हम पैसा देते हैं वो हम अपने करेंसी में ना दे के यूएसडीटी में देते हैं, यूएसडी में देते हैं, ठीक है, डॉलर में देते हैं, ठीक है। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार यही बताता है जितना ज़्यादा होगा हम उतना ज़्यादा व्यापार के रूप में सक्षम होंगे, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं 2025-26 का, तो ये 16 जनवरी की स्थिति की हम बात करते हैं तो 701.4 बिलियन डॉलर है, ठीक है, 701.4 बिलियन डॉलर। इस चीज़ को याद रखिएगा। कितना हमारा इकोनॉमिक सर्वे, एग्जाम में स्पष्ट पूछा जाता है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बताइए
तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बताइएगा 701.4 बिलियन डॉलर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। ठीक है, चलिए खाद्यान्न उत्पादन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखे होंगे कि हमारा जो कृषि क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है इसका वृद्धि दर है। तो अभी आप देखिएगा दलहन क्षेत्र के लिए भी सरकार के द्वारा नीति लाया गया है, जहां दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाया गया है, लक्ष्य लाया गया है। तो खाद्यान्न की यदि हम बात करते हैं, देखिए खाद्यान्न 2024-25 की बात करते हैं, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, फाइनल नहीं है। तो ये अनुमान है, कृषि फसलें अंतिम अनुमान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये अंतिम अनुमान है, फाइनल है। ठीक, तो कितना है ये 357.4। यदि आप हमारा इकोनॉमिक मैगजीन पढ़े होंगे, ईयरली मैगजीन पढ़े होंगे, तो उसमें इसका डिटेल्स आपको मिलेगा। ठीक है, कि कौन कौन से खाद्यान्न या फसल का कितना योगदान रहा है और टोटल योगदान इतना दिया हुआ है, आप देखिएगा जरूर एक बार। ठीक है, तो 357.7 ये मिलियन टन में है। ठीक, इसमें दलहन, तिलहन, मोटा अनाज, सॉरी इसमें चावल, गेहूं, मोटा अनाज और दाल शामिल है। ठीक है, तिलहन नहीं है इसमें शामिल। तो 357.7 है, याद रख लीजिएगा इसको भी। ठीक है, तो अब एवरेज जीवीए ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल ईयर 24 की हम बात करते हैं, औसत की हम बात करते हैं 2020 से 24 का। तो देखिएगा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो औसत हमारा जो वृद्धि दर है वह 4.7% है। क्रॉप की बात करते हैं तो 4% है। पशुधन की हम बात करते हैं तो 6.1% है। और यही हम फिशिंग की बात करते हैं, मत्स्य पालन की बात करते हैं तो ये 7.2% है। ठीक है, ये औसतन है, याद रखिएगा इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो हम औसत उत्पादन को देखते हैं वो ये है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस चीज को भी मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हूँ कि कौन सा खाद्यान्न का या कौन सा फसल का, यदि हम किसी राज्य की बात करते हैं तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, कौन सा राज्य द्वितीय स्थान पे है, या तो कौन सा राज्य तृतीय स्थान पर है। पिछले बार के यदि हम प्री एग्जाम की बात करते हैं तो कुछ साल पहले प्री एग्जाम में पूछा गया था, जोड़ी मिलाइए में पूछा गया था। एक तरफ दिया गया था फसल और दूसरी तरफ राज्य को दिया गया था, बोला गया कि बताइए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे, हमको मैचिंग करना था, जोड़ी मिलाना था। ठीक ना, तो याद रखिएगा पिछले बार यदि हम चावल की बात करते हैं तो ये तेलंगाना के है, पास था, प्रथम स्थान तेलंगाना का था, लेकिन वर्तमान में ये बदल गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार देख रहे हैं। चावल में याद रखिएगा प्रथम है उत्तर प्रदेश का, द्वितीय स्थान है तेलंगाना का, तृतीय स्थान है पश्चिम बंगाल का। गेहूं में उत्तर प्रदेश, मक्का में मध्य प्रदेश, फिर कुल मोटा अनाज की बात करते हैं तो राजस्थान है, तुअर में महाराष्ट्र है, चना में महाराष्ट्र है, कुल दलहन में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से क्वेश्चन अलग से पूछा गया है कि सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भी सोयाबीन में भी देख लीजिएगा, अब यहाँ पे चेंजेस हो गया है। ठीक है, चेंजेस हो गया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्या पता एग्जाम में पूछ दे कि बताइए सोयाबीन में कौन सा राज्य अग्रणी है उत्पादन में, तो देखिएगा आपके माइंड में तो सेट हो गया है कि मध्य प्रदेश है। और कौन हो सकता है, क्योंकि हर बार ज्यादातर हम यही देखें कि मध्य प्रदेश रहा है। हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ दे और आप मध्य प्रदेश पे टिक करेंगे और गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा सोयाबीन में महाराष्ट्र आ गया है। इसी प्रकार यदि हम कुल खाद्यान्न की बात करते हैं तो यहाँ पे खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे, पंजाब तृतीय स्थान पे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे तिलहन और वाणिज्यिक फसलें की, तो मूंगफली में गुजरात है, सरसों में राजस्थान है, सोयाबीन में महाराष्ट्र आ गया है, कर्नाटक सूरजमुखी में है। कुल तिलहन की बात करते हैं तो राजस्थान है, गन्ना में उत्तर प्रदेश है, कपास में महाराष्ट्र, जूट और मेस्टा में पश्चिम बंगाल। पिछले बार भी पश्चिम बंगाल ही प्रथम स्थान में था। तो ये इस तरह से प्रमुख फसलें हैं और प्रमुख उत्पादक राज्य है प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पे। आप याद कीजिएगा, द्वितीय तृतीय स्थान के बारे में मैंने ज्यादा चर्चा नहीं किया है, बस प्रथम स्थान को मैंने आपको बताने की कोशिश किया। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि आप याद जब करेंगे तो पूरा याद कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम प्रमुख इंडिकेटरों को भी देखते हैं। अब इस इंडिकेटर में हम हेल्थ को देखेंगे, शिक्षा को देखेंगे, बेरोजगारी को देखेंगे। ठीक, तो ये प्रमुख इंडिकेटर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखिए, ये सारा का सारा आपका पेपर 2
में पूछा जाएगा, सॉरी पेपर 2 नहीं, मतलब पेपर 5 के भाग 2 में पूछा जाएगा, है ना। तो स्कूली शिक्षा सरकार का लक्ष्य है, आगामी लक्ष्य की बात करते हैं कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% का हम GER ले आएंगे। GER मतलब जो होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है, सकल एनरोलमेंट रेट होता है, ठीक है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है, नामांकन दर को 100% तक लेकर आना है, नामांकन दर बोलेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान में बात करते हैं 14.7 लाख विद्यालयों में 25 करोड़ के करीब विद्यार्थी नामांकित है, जिन्हें 1 करोड़ से अधिक शिक्षक सहायता प्रदान कर रहे हैं। यदि हम बात करते हैं नामांकन दर की बात करते हैं, सकल नामांकन दर क्लास 1 से 5 तक का, तो ये 90.9% है। वही क्लास 6 से 8 तक की बात करते हैं तो 90.3% है। क्लास यदि हम बात करते हैं 9 और 10 का तो 78.7% है। वही 11वीं 12वीं की बात करते हैं तो 58.4% है। तो देखिएगा ये आपके सब्जेक्ट में तो है ही है, एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप मेंस एग्जाम लिख रहे तो आप जरूर इसको देखिएगा, ठीक है। वही हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें भी सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 50% तक हम सकल नामांकन दर को अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में कितना है और लक्ष्य कितना है, ये दोनों आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो देश भर में 70,018 से अधिक संस्थान हैं जहां 4.46 करोड़ विद्यार्थी नामांकित है। 2019-20 की हम बात करते हैं तो 27.1% था और बढ़ के 2022-23 में 29.5% हो गया है और इसे 2035 तक उसमें 30 तक का लक्ष्य, इसमें 35 तक का लक्ष्य है, तो 35 तक 50% अचीव करना है। तो इंपॉर्टेंट था, आप याद रख लीजिएगा। अब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो देखिए जो शिशु मृत्यु दर है, ये शिशु मृत्यु दर 37% अभी वर्तमान में है। वही हम बात करते हैं जीवन प्रत्याशा 2023 में 70.3% था और यही 1976 की बात करते हैं तो 1976 में ये 49.7% थी, ठीक है। कैलोरी या प्रोटीन इंटेक की बात करते हैं तो रूरल क्षेत्र में वर्तमान में 2023-24 में 2212 है, ठीक है। वही अर्बन क्षेत्र की बात करते हैं, शहरी क्षेत्र का, तो 2240 है। प्रोटीन की बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो 2023-24 के अनुसार 61.8 ग्राम पर डे है, ठीक है। और ये अर्बन क्षेत्र में 63.4 ग्राम पर डे है। तो ये प्रमुख संकेतक है स्वास्थ्य के संबंध में, याद रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे रोजगार वृद्धि को प्रदर्शित करने वाले कारकों को हम देखते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं, श्रम बल भागीदारी दर बोलते हैं इसको हिंदी में। तो श्रम बल भागीदारी दर की बात करें तो ये अलग अलग माह का बताया गया है। तो यहाँ दिसंबर में 56.1% था। वही हम जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको भी सेक्टरों में बांटा गया था, क्वार्टर, प्रथम क्वार्टर, द्वितीय क्वार्टर। तो प्रथम क्वार्टर की हम बात करते हैं तो इसमें ये 55% था। वही द्वितीय क्वार्टर की बात करते हैं तो 55.1% था। वही बेरोजगारी दर की बात करते हैं तो बेरोजगारी दर में भी प्रथम क्वार्टर की बात करें तो ये 5.4% था और द्वितीय क्वार्टर की बात करते हैं तो ये 5.2% है। दिसंबर की हम बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में बेरोजगारी दर 4.8% है, ठीक है। तो ये अभी हम पढ़े श्रम बल भागीदारी दर क्या होता है। श्रम बल भागीदारी दर तो ये है कि जो रोजगार में उपलब्ध है, जो रोजगार कर भी रहा है, अब प्लस ये ऐसे भी व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा, इन चीजों को लोगों को शामिल किया जाता है श्रम बल भागीदारी दर में। तो मतलब ये है दोस्तों कि 56% लोग या तो जॉब में है या जॉब की तलाश में है, ठीक है। तो ये बताया जाता है। वैसे भी भारत युवा देश है और यहाँ जो है इसी दम पे आज भारत जो है अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो बेरोजगारी दर भी देख लीजिएगा, यहाँ पे 4.8% दिसंबर 2025 में है और फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करते हैं तो 2025-26 में 5.4% प्रथम क्वार्टर में और द्वितीय क्वार्टर की बात करते हैं तो 5.4% है। चलिए तो मैं आपको जब जीडीपी वृद्धि दर बताया या फिर राजकोषीय घाटा में कमी हो रहा है इसके पीछे का कारण बताया, उस समय मैं आपको बताया था कि जो श्रम कानून बनाया गया सरकार के द्वारा
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहीं से एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन शामिल नहीं है, जो नवीन बदलाव किया गया श्रम कानून में कौन सा कारक शामिल है। 4 ऑप्शन दिया गया था, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हालांकि वो नहीं था ऑप्शन में, मतलब गलत ऑप्शन था, उसी को टिक करना था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 29 श्रम कानून को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है और 21 नवंबर 2025 को अधिनियमित किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कब से लागू है, ठीक है। कौन कौन सा 4 कानून है? तो वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता 2020। तो ये प्रमुख चीजें हैं। जैसे हम बात करते हैं क्या क्या चीज हम देख रहे हैं, प्रमुख बदलाव की बात करते हैं तो औपचारिकता को प्रोत्साहन दिया गया, निश्चित अवधि रोजगार को औपचारिक रोजगार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है, वही निश्चित अवधि रोजगार या स्वदेशी श्रमिकों के लिए समान लाभ दिया गया है, सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य किया गया है। उन्नत सामाजिक सुरक्षा की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के माध्यम से लाभों को पोर्टेबिलिटी दिया गया है। गिग श्रमिक उनको बोला जाता है जो छोटे मोटे जो कार्य करते हैं, जैसे फुटकर जो कार्य किया जाता है, ठीक है, जो ठेला लगाते हैं, ऐसे लोगों को गिग श्रमिक के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इन लोगों को औपचारिक मान्यता प्रदान किया गया है। महिला भागीदारी में हम देखते हैं क्रेच की व्यवस्था एवं रात्रि पाली को सक्षम बनाना है, मातृत्व लाभ का विस्तार, इसी चीज की बात हो रहा था ना, ठीक है, विस्तार किया गया है। लचीली कार्य प्रावधान, सभी प्रतिष्ठानों में कार्य करने की सुविधा। आय वृद्धि की बात करते हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, निरीक्षक की भूमिका को वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत निरीक्षक सह सुविधा दाता में परिवर्तित किया गया है। तो ये सारा का सारा चीजें हैं। रोजगार विस्तार में बात किया गया है तो छटनी प्रतिच्छेदन, प्रतिष्ठान बंद करने की सीमा में वृद्धि ताकि कंपनियां छोटे आकार में सीमित ना रहे, प्रशिक्षण एवं भर्ती को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्यक्ष नियुक्ति एवं का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये प्रमुख श्रम कानून है जिसमें हम कुछ प्रमुख बदलावों को देख रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे उपाय किया जा रहा है, कई योजनाएं परियोजनाएं लाया जा रहा है, ठीक है, कई कानून भी बनाया गया है और इसी के दिशा में हम महिला भागीदारी को देखते हैं। अर्थव्यवस्था में महिला भागीदारी बढ़े, इसके द्वारा भी सरकार के द्वारा, मतलब इसके लिए सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यदि महिला श्रम बल भागीदारी दर की बात करते हैं, इससे पहले हम श्रम बल भागीदारी दर की बात किए थे, लगभग 50% के आसपास कुछ था, ठीक है। लेकिन हम महिला श्रम बल भागीदारी दर की बात करते हैं तो 2017-18 में 23.3% था। देखिए आज वही वर्तमान में बढ़कर 47.7% हो गया है। वही हम महिला बेरोजगारी दर की बात करते हैं तो इसमें भी कमी हुई है, 5.6% 2017-18 में था, वही 2023-24 में ये 3.2% हो गया है। तो महिलाओं से संबंधित आपके मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, इससे आपका एग्जाम और भी अच्छा जाएगा, नंबर अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आप इस फैक्ट को याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है ये कुल 16 अध्याय में प्रस्तुत हुआ है। इन 16 अध्याय में 2 नया चीज हम देखें, एक नया चीज देखें खासतौर पे, एक और है कुछ परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा को लाया गया, उसको हम आगे देखेंगे इसके बाद। साथ ही साथ एआई इकोसिस्टम का विकास, मतलब एआई जान रहे होंगे आज का युग एआई का युग है। बार बार प्रधानमंत्री के द्वारा यह बोला जा रहा है कि हम एआई में काफी आगे बढ़ेंगे और भारत का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा एआई के क्षेत्र में। आज कई सारे एप्लीकेशन आ गया है जहां आप एआई के माध्यम से अपना कार्य को आसान कर सकते हैं। तो एआई को बढ़ावा देने के लिए एक मतलब अलग से एक चैप्टर दिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। बहुत ही चर्चा में रहा है ये चीज, क्यों चर्चा में रहा वो भी आप बताइएगा मुझे कमेंट के माध्यम से, ठीक। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एआई समिट हुआ है, ठीक, तो ये किस देश में समिट हुआ है? जो 2026 का एआई समिट है किस देश में संपन्न हुआ और 2027 में किस देश में होने वाला है? तो ये दोनों उत्तर आप दीजिएगा। बहुत ही चर्चा में रहा है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो एआई का एक अलग सा अध्याय बनाया गया है ताकि भारत भी एआई में अग्रणी भूमिका निभा सके। यहाँ पे हम 2 चार्ट को रखे हैं। यहाँ पे चार्ट देने का मकसद ये है कि भारत का एआई के क्षेत्र में कितना हम भूमिका को देखते हैं, कितना योगदान है भारत का एआई के क्षेत्र में। तो देखिएगा बोला जा रहा है यहाँ पे सभी डेटा केंद्रों में से 70% से अधिक
ठीक है, उच्च आय वाले देशों में स्थित है। मतलब जो डेटा सेंटर है, जितने भी डेटा सेंटर, अभी आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी डेटा सेंटर को लाया जा रहा है, स्थापना होने वाला है, हो भी रहा है बल्कि, ठीक है। तो डेटा सेंटर की बात करते हैं तो जो हाई इनकम कंट्री है यहाँ सबसे ज्यादा है, कितना है, 73% है। चाइना में 11% है, और भारत की हम बात करते हैं तो 3% है, जो कि बहुत कम है। और भारत इस दिशा में काम कर रही है ताकि हमारा भी डाटा सेंटर के क्षेत्र में भूमिका बढ़े, ठीक है। साथ ही साथ यदि हम स्टार्टअप की बात करते हैं, यहाँ पे डेटा प्रशिक्षण को संकलित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप अभी भारत में बड़े पैमाने पर नहीं आए हैं, बोला जा रहा है। यहाँ पे भारत में केवल 2% है, चाइना में 5% है, यूनाइटेड किंगडम में 9%, और जो हाई इनकम कंट्री है उसमें 17% है, यूरोपियन यूनियन में 21%, और यूनाइटेड स्टेट में 40% है। मतलब ये है कि जो स्टार्टअप हम देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं, भारत में बहुत ही कम है, ठीक है। तुलनात्मक रूप से देखते हैं इन प्रमुख देशों में, तो भारत का जो योगदान है केवल 2% है। तो भारत एआई के क्षेत्र में लगातार अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रख रहा है, और अलग अलग कोशिशें भी की जा रही है। इसी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में भी डेटा सेंटर का स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। और भी ऐसे कई राज्य है जहाँ पे डेटा सेंटर की स्थापना किया जा रहा है। प्रमुख जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो भारत भी अब पीछे नहीं रहेगा, आने वाले समय में देखिएगा इसका भी प्रमुख रोल रहेगा। कुछ प्रमुख शब्दावली है, हो सकता है इस शब्दावली आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, ठीक है। प्रमुख शब्दावली कौन कौन सा है? आयात प्रतिस्थापन, सामरिक लचीलापन और सामरिक अपरिहार्यता। तो ये 3 प्रमुख शब्दावली है। इस शब्दावली को मैं जानबूझ के लाया हूँ, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है। तो आयात प्रतिस्थापन क्या है? तो एक ऐसी आर्थिक रणनीति जो उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती है जिन्हें पहले आयात किया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य है पहले जो चीजें आयात होती थी उन्हें देश में ही बनाकर आयात पर निर्भरता कम करना है, ठीक है। तो आयात निर्भरता को कम करना इसका उद्देश्य है। सामरिक लचीलापन की बात करते हैं तो किसी अर्थव्यवस्था या प्रणाली की वह व्यापक क्षमता जिसके माध्यम से वह भू राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी अथवा पर्यावरणीय सहित बाहरी झटकों को सहन कर सके और अपना कार्य संचालन जारी रख सके। तो ये इसका परिभाषा है। इसका उद्देश्य है दबाव की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला और क्षमताओं की निरंतरता, अनुकूलनशीलता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ठीक है। तीसरा है सामरिक अपरिहार्यता, अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रणालियों के साथ इस प्रकार एकीकृत करना कि वह वैश्विक व्यवस्था के लिए मूलतः महत्वपूर्ण बन जाए और अन्य पक्ष उनकी निरंतर कार्यशीलता में रुचि तथा निवेश करने लगे। तो ये सामरिक अपरिहार्यता है। इसका मतलब, इसका उद्देश्य है वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाना तथा भू राजनीतिक वार्ताओं और संघर्षों में प्रभावी दबाव और सौदेबाजी की क्षमता प्राप्त करना है। तो ये प्रमुख परिभाषा है, उसका उद्देश्य है ना। तो याद कर लीजिएगा, मैं तो याद नहीं किया हूं अभी तक, ठीक है, आप याद कीजिएगा, ठीक। चलिए, तो अभ्यास हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखते हैं। अभी तक आपने पढ़ा, मैं कई बार इस चीज का जिक्र भी किया हूं। उम्मीद करता हूं आप कमेंट में इसका उत्तर दे पाएंगे। आप यहां तक पहुंचे ना, प्लीज कमेंट में इसका उत्तर जरूर दे के जाइएगा, ठीक है। हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने उत्तर दिया है। तो देखिए प्रश्न है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है। तो भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना है ये आपको बताना है, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। बहुत लेट हो गया वीडियो बनाने में, 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण आया, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो माफी चाहता हूँ, किन्हीं कारणों से लेट भी हुआ है। और खैर जो भी है, वीडियो पे आप यहाँ तक बने हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे द्वारा कोशिश किया गया था कि आपको इकोनॉमिक सर्वे बेहतर तरीके से बताया जाए, ठीक है, और मैं कोशिश किया हूँ। आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।